में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी भारती। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा साहित्य एवं पर्व कार्यक्रम का होगा आयोजित। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में हिंदी, संस्कृति, पंजाबी, उर्दू एवं साहित्य पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम होगा आयोजित। सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में होगा ये कार्यक्रम। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित टैगोर स्टेडियम में हरियाणा साहित्य पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ रुक कर लेते हैं और बड़ी खबर की। बड़ी खबर चरखी दादरी से है, जहां कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। लघु सचिवालय के सभागार में होगी बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद रखे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर चरखी दादरी से बता रहे हैं। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। लघु सचिवालय के सभागार में होगी बैठक। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद रखे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। आपको बता दें, ये बड़ी खबर चरखी दादरी से। कष्ट निवारण बैठक का होगा आयोजन। लघु सचिवालय के सभागार में होगी बैठक। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल करेंगे शिरकत। सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद रखे जाएंगे। चरखी दादरी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सुनवाई के लिए कई विभागों से संबंधित 11 परिवाद रखे जाएंगे। कृषि मंत्री निर्धारित परिवाद के अलावा सभागार में उपस्थित नागरिकों की समस्याएं भी सुनी जाएगी और सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया जाएगा। लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे। वहीं सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद रखे जाएंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर चरखी दादरी से। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया जाएगा। लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे। सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद भी रखे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल इस आयोजन में शिरकत करेंगे। चरखी दादरी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें सुनवाई के लिए कई विभागों से संबंधित 11 परिवाद रखे जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री निर्धारित परिवाद के अलावा सभागार में उपस्थित नागरिकों की समस्याएं भी सुनी जाएगी और सभी समस्याओं का मौके पर ही
समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल आयोजन में शिरकत करेंगे। वहीं सुनवाई के लिए कई विभागों के 11 परिवाद भी रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर चरखी दादरी से आपको बता रहे हैं। कष्ट निवारण बैठक का आयोजन होगा। लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सोमवार रात 11 बजे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार शाम को समाप्त हो गई, लेकिन इसी बीच लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने प्रेस वार्ता की और इस वार्ता की जानकारी दी कि यूटी पावरमैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक ही यूनियन के द्वारा ये हड़ताल वापस ली गई है। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। सोमवार रात 11 बजे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल कल शाम को समाप्त हुई, लेकिन इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने प्रेस वार्ता की और इस बात की जानकारी दी कि यूटी पावरमैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक ही यूनियन के द्वारा यह हड़ताल वापस ली गई है। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। बुधवार को हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने पद्म योजना की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। पद्म योजना की शुरुआत छोटे उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। पद्म योजना में ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने लघु उद्यमियों से सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने छोटे उद्योगपतियों से संवाद के दौरान कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को घर के पास ही काम मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। वहीं सीएम ने बताया कि अगले साल तक 10 से 15 हजार यूनिट लगनी चाहिए। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। मेरी व एमएसएमई हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिजाब मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह ही इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई किस प्रकार से कपड़े पहन रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर यदि स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री में जाना है तो वहां के यूनिफॉर्म कोड को मानना होगा। यूनिफॉर्म कोड को अस्वीकार करने वाले अपने घर बैठे हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग बेवजह मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोई
कुछ कपड़े डाले हैं, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर उसने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां का अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना घर बैठिए आप। है विरोध करने का, वो जो कहना है कहें। वो कांग्रेस तो ना तो इनसे जब ये सत्ता में थे सत्ता पक्ष की भूमिका निभाई गई, अब ये विपक्ष में है विरोध करने का। वो जो कहना है कहें। वो कांग्रेस तो ना तो इनसे जब ये सत्ता में थे सत्ता पक्ष की भूमिका निभाई गई, अब ये विपक्ष में है विरोध करने का। प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च तक चुनाव करवाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उसके 25 दिनों बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अनुमान है कि अप्रैल के अंत तक नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। और क्या कुछ कहा है चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। हरियाणा में हमारे पास 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 22 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 60 म्यूनसिपल कमेटियां हैं। तो कुल मिला के 93 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें से 51 के चुनाव ड्यू थे। लेकिन अभी राज्य सरकार से हमें 48 के लिए जो कंकरेंस जरूरी होती है वो आई है, उनके चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रथम चरण की रिक्वायरमेंट होती है वोटर लिस्ट अपडेशन की, वो शेड्यूल हमने जारी किया है। तो किस तरीके से जो है इस बार के चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, वार्ड्स नए बनाए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा अपडेट, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जहां तक वार्ड बंदी का सवाल है या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सवाल है, ये सब राज्य सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। तो वो वार्ड बंदी करके उन्होंने भेजी है। रिजर्वेशन कहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होगा, कहाँ जनरल कैटेगरी की विमेन होगी, कहाँ ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, कहाँ ऐसी विमेन होगी, वो सब उन्होंने तैयार करके हमें भेजी है। हमारा काम है चुनाव आयोग के तौर पे उन जगहों पे निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना। सर, ईवीएम को लेकर ऑलरेडी पूर्व में भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा। इस बार के जो चुनाव होंगे, इन चुनावों के मद्देनजर ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम जो खराब होती हैं या फिर सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है तैयार की जा चुकी है? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो संदेह की बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या ईवीएम को बाहर से हैक किया जा सकता है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, और एज डीसी मैंने ईवीएम्स यूज़ किए हैं इलेक्शन में। तो ईवीएम्स जो है हमारी बहुत स्टडी हैं और इनमें ऐसा कोई चिप या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको बाहर से हैक किया जा सके। आप जानते हैं, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग वाले दिन, पोलिंग वाले दिन, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में मॉक पोल पहले करते हैं, और जिस पार्टी की वोट होती है उसी के खाने में जा रही है, रजिस्टर हो रही है, वो दिखाते हैं उनको, और उसके बाद उसको वाइप आउट करके फिर 0-0 करके उनके सामने ही फिर उसको सेट किया जाता है। जहाँ तक मशीनों के खराब होने की बात है, देखिए कोई भी मशीनरी है खराब हो सकती है, इसके लिए हम 10 से 15% एक्स्ट्रा ईवीएम्स देंगे। और वार्ड का दायरा आप समझ सकते हैं शहर के अंदर ही है, तो 2-3 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होता है। तो वहाँ पे 5 मिनट में, 10 मिनट में जो सरप्लस ईवीएम है वो पहुँच जाएगी, अगर कहीं पे ऐसी गड़बड़ी की संभावना होती है तो। खैर, आपने अभी तक जो है प्रिपरेशन के बारे में बताया, क्या अनुमान है सर, कब तक जो है, कौन से महीने में जो है, अगर अनुमान की बात की जाए, एस्टिमेट की बात की जाए, तो कब तक जो है चुनाव करवाए जा सकते हैं? ये जो सबसे जरूरी काम होता है, जो मतदाता सूची तैयार करना, जिसके लिए मैंने बताया कि अभी हमने सभी संबंधित जिलों में, जिनमें ये 48
म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, 29 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं और 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं। उनको दिशा निर्देश दिए थे कि 18 फरवरी तक जो 5/1/2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट थी उसको 18 फरवरी तक अपलोड करना था वार्ड वाइज करके, तो वो सभी जिलों ने कर दिए हैं। थोड़ी सी रानिया में प्रॉब्लम थी, सिरसा में, उनको 2-3 दिन का समय और दिया गया, वो भी उसको कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस किसी को है उस लिस्ट पे, वो पब्लिश हो गई है, पब्लिक डोमेन में है, नोटिस बोर्ड पे म्यूनिसिपल कमेटियों के और वेबसाइट पे है। जिनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं वो सुनेंगी और उसके बाद वो अपडेट करेंगे। उसके बाद लास्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है जिले का, वो करके इसको 28 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। अभी ये शेड्यूल हमारा जारी है। अगर सब कुछ तय समय अनुसार चलता रहा, कोई बड़ी गड़बड़ी अगर ना हो, कोई आशंका हमें नहीं है इस तरह के, कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो, तो 28 मार्च तक हमारा ये मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। उसके बाद कम से कम हमें 25 दिन का एक मिनिमम टाइम शेड्यूल होता है, तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल अंत तक हम चुनाव कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन एक चीज़ दूसरी पर मुनस्सर है, डिपेंडेंट है, तो इसके बारे में आधिकारिक रूप से 28 मार्च के बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा जनपद सिंह, जिन्होंने साफ लफ्जों में बताया कि 28 मार्च तक जो है नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने की प्रिपरेशन का वक्त है और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल माह के अंत तक जो है प्रदेश के अंदर नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 24 अप्रैल को नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है, जिसके लिए हरियाणा भर में कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजय हासिल करेगी। पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। सर एक प्रदेश भर में लगभग 52 भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश भर में लगभग 52 पार्टी कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसके लिए सरकार के मंत्री और विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अंबाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के बारे में चर्चा की और सरकार की तारीफ करते हुए सभी जगह बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं हरियाणा बजट सत्र पर भी विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोले। विधानसभा में जाते ही विपक्ष फुस हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राम रहीम की जेड सुरक्षा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए दी गई है। देखो, पिछले जिस तरह से केंद्र के अंदर और प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें रही हैं और सभी का एक ही सिद्धांत रहा है कि बिना भेदभाव के विकास करवाना, सबका साथ सबका विकास वाला बार होता है और हर बार विपक्ष अपनी तैयारी करके आता है, लेकिन विधानसभा में जाकर विपक्ष ठुस हो जाता है। ये आपने देखा होगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो फिर विपक्ष का क्या काम हो? विपक्ष का काम ही विरोध करना है, मुद्दों को लेके आना, सरकार का काम उनका जवाब देना। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये फैसला लैंड ऑर्डर की तरफ से कुछ थ्रेट्स, जैसे कहा गया है कि थ्रेट्स वगैरह आई हुई थी, तो सीआईडी के इनपुट के हिसाब से उनको ये सुरक्षा दी गई है। वैसे मतलब ये सरकार का नहीं है, ये लैंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए दी गई। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल तो शाम पहुंचे, जहां उन्होंने बापोड़ा की पंचवीर गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और बावा पंचवीर गौशाला में 10 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहर मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए गाय के गोबर और मूत्र से खाद के साथ साथ दवाइयां बनाई जाएंगी,
जिससे गौशाला की आमदनी बढ़ेगी और गौशालाएं आत्मनिर्भर भी होंगी। सालों से ये युद्ध होता है, एक वर्ग गौशाला के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ और सारा समाज मिलके हमारा जो गौ सेवा में लगा हुआ है, इस गौ सेवा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो एक लक्ष्य है, ये बड़ा खुशी का मौका है। हरियाणा सरकार ने भी जो कानून बनाया है गौ माता को बचाने के लिए, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, उससे जो गोवध होता था उसमें रुकावट आई है। पंचकुला के सेक्टर 5 में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से सर्विस बायलॉज में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के कई स्कूलों में काम करने वाले एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सैकड़ों की संख्या में धरना दे रहे हैं। वहीं हरियाणा के कुल 372 वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हरियाणा सरकार, आपको बता दें कि 372 वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सर्विस बायलॉज में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2013 में परिषद के कर्मचारियों के लिए सर्विस बायलॉज 2013 बनाया गया था, जिसमें 5 साल की सर्टिफिकेटरी सर्विस के बाद ग्रेड दिया जाता था, लेकिन उन्हें अभी तक सर्विस बायलॉज में शामिल नहीं किया गया है। हमें लगे हुए लगभग 7.5 वर्ष हो गए हैं। हमें आज तक जो हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। हम हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको हमारी एक ही डिमांड लेके आए हैं कि हमें जो परिषद का सर्विस रूल है उसमें हमें शामिल किया जाए। इंद्री तहसील में स्थायी रूप से तहसीलदार की नियुक्ति न होने से लोगों के दैनिक कार्यों में रुकावट होने से बुधवार को क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। वहीं नारेबाजी करते हुए लोगों ने बताया कि इंद्री तहसील में लोगों के काम न होने के कारण क्षेत्र के करीब 70 गांवों के सैकड़ों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 4-5 महीने से इंद्री तहसील अधिकारियों के एडिशनल चार्ज पर चल रहा है, जिस कारण लोगों को तहसील में अपने दैनिक कार्यों के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तारीख थे यहाँ चक्कर लगा रहा जी दफ्तर के जी, और मैंने रजिस्ट्री करवानी थी बाबू जी, और यहाँ ना तहसीलदार मिलता जी, ना इसका कोई मेंबर मिलता जी जो ना काम करने वाले हैं जी, और जो जब भी यहाँ हुआ जी तो हमारे साथ बदतर व्यवहार किया जाए जी। हम प्रशासन से मांग करते हैं जी कि हमारे यहाँ काम किया जाए जी जल्द से जल्द। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।